जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के सामाजिक विषय यानी कि पेपर 2 में जो सामाजिक विषय होता है आपका एसएसटी, उसका मॉडल पेपर ये 2 है। ठीक है, मॉडल पेपर ये 2 है। इससे पहले एक मॉडल पेपर हो गया है और साथ ही लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट भी हमने आपको एसएसटी के दे रखे हैं। और एसएसटी के साथ साथ पेपर फर्स्ट के भी सभी सब्जेक्टों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, जो यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने लिया आपके मॉडल पेपर में, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं वो आपके हर साल के पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2, जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान का जो है, या सॉरी, देखिए मॉडल पेपर ये कौन सा है, मॉडल पेपर 2 है। कुल प्रश्न संख्या कितनी होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 60 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। पहले भाग में हमने लिया है हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर आपका पैडागोजी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सत्यमेव जयते किस शब्द की शब्द उप सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, क्या मुंडको उपनिषद से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद, या फिर कंठोज उपनिषद, या फिर केन उपनिषद। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहले का ए या बी या सी डी जो भी रहे, तो सीधा ए यानी कि ए फर्स्ट का, ए फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, जो भी हो सीधा इसे आप लिख के भेजते रहिएगा। तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, सही जवाब यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जो सत्यमेव जयते है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर दीजिएगा और लास्ट में आपने 60 में से कितने सही उत्तर दिए वो भी आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुई है, क्या ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, फिर पुरोहित के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट नीचे कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय के लिए। वैदिक काल में गायों को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए ऋग्वेद में उसे अघन्य यानी कि जिसका वध न किया जा सके कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में समहर्ता समहर्ता कौन था, या किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सेनापति के लिए, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश के लिए, ऑप्शन सी राजस्व संग्रहकर्ता, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख। तो देखिए, जो आपका समाहर्ता था ये किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो ये था राजस्व संग्रहकर्ता का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया। तो देखिए, रजिया सुल्तान एक एक इकलौती महिला शासिका रही हैं जिन्होंने जो है शासन किया था। तो पूछा जा रहा है कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए का रहा 1236, 1240, 1242, 1238। तो ये देखिए, यहाँ पर जो रजिया सुल्तान पहली और एकमात्र महिला शासिका रही हैं जिन्हें जो गद्दी पर बैठाया गया, तो कब बैठाया गया था, गद्दी पर बैठाने की बात पूछे तो आप 1236 लगाएंगे। ठीक है, 1236 जब गद्दी पर बैठाया गया, यानी कि शासिका कब बनी, 1236 में। लेकिन शासिका पद से हटाया कब गया इनको, ठीक है, षड्यंत्र करके कब हटा दिया गया, तो 1240 में। तो यहाँ का जो क्वेश्चन पूछा था कि कब हटाया गया गद्दी से, तो 1240 आपका हो जाएगा। अगर पूछता कि कब बैठाया गया यानी शासिका कब बनी, तो 1236 तब आप बताते। ठीक है, 1240 विद्रोह के बाद इनको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता यानी कि पायरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्या अमीर खुसरो को कहा जाता है, अलबरूनी को कहा जाता है, तानसेन को, या फिर जियाउद्दीन बर्नी को। तो किसको कहा जाता है यह भारत का तोता यानी तूतिया हिंद किसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी कमेंट नीचे करते रहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा बेटा, सही जवाब जाएगा तूतिया हिंद, या भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। उनकी कविता और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम के कारण तूतिया हिंद यानी भारत का तोता इनको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष की थी। आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन रिपीटेड सारे के सारे हैं, बस आपको लैंग्वेज आपसे लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है।
आपसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता था कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, ठीक है। तो किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो क्या 1562, 1575, 1580 या फिर 1590। तो इसका सही जवाब बेटा जाएगा 1582, ठीक है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था, जिसमें एकमात्र हिंदू यानी कि बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आप हर तरह से आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कर 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो हमने कई बार आपको बता रखा है प्रैक्टिस सेट में, क्या खान बहादुर खान ने किया था बिहार से, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, फिर बेगम हजरत महल ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। बात अगर आए तात्या टोपे की, तात्या टोपे और नाना साहब, ठीक है। ये तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी झांसी से नेतृत्व में साथ दिए थे, और नाना साहब जिन्होंने कानपुर से किया था, ठीक है, कानपुर से विद्रोह को संभाला था, ये विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोनों लोगों का साथ इन्होंने दिया था, झांसी से और कानपुर से भी, ठीक है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक क्या स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहे, तो राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और कब की, तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछता है, तो क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बदरुद्दीन तैयब थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, फिर शौकत अली थे। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, कब और कहाँ, तो मद्रास में 1887, कहाँ, कब, 1887, कहाँ पर, तो मद्रास, ठीक है। मद्रास में जो है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ये बने थे, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, क्या बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है, पेरियार ने लिखी है, ज्योतिराव फुले या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका कौन, ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले, ठीक है, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, करा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं, क्या आपके लोथल से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं, बनवाली से मिलते हैं, या फिर आपका रोपड़ से मिलते हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका कालीबंगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा। राजस्थान के कालीबंगा से हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी और किसके कारण, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो जो चौरी चौरा घटना हुई थी, चौरी चौरा गोरखपुर की घटना थी। इसी घटना के कारण जिसमें थाना फूंक दिया गया था, जो भारत के क्रांतिकारी थे, इन्होंने बिना वकील बिना दलील के जो आया था, ठीक है, उसके विरोध में चौरी चौरा की घटना, जिसमें चौरी चौरा के थाना को फूंक दिया था भारतीय क्रांतिकारियों ने, उसी कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। ये पूछा है कि चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी। तो क्या ऑप्शन ए दे रहा है 1920, 1921, 1922, 1924। तो सही जवाब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 1922, ठीक है, 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, ठीक है। तो क्या लॉर्ड डलहौजी था, विलियम बेटिंग था, वारेन हेस्टिंग था, या फिर लॉर्ड रिपन था। तो
सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सही जवाब जाएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया, सती प्रथा का अंत किया। तो कौन? विलियम बेंटिंक ने। कब? 1829 में। कब? 1829 में सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिंक ने। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की। ठीक है, विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय की सहायता से। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कालीकट भारत कब पहुंचा? तो देखिए, वास्को डी गामा आपसे कई तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा घुमा के। चाहे आपसे पूछे कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, या भारत में कहाँ पहुंचा, किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, आपको सीधा सटीक जानकारी रखनी है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है वास्को डी गामा कालीकट भारत कब पहुंचा, तो ये कालीकट कहाँ था? ये कालीकट जो है कालीकट बंदरगाह कहाँ का है? ये केरल का है। ठीक है, केरल का बंदरगाह है। यहाँ पर क्या 1492 में, 1498, 1502, 1510 तो कब पहुँचा था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1498। 1498 में वास्को डी गामा जो है कि एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये राजा जम्बोजी के महल में गया था। और क्यों आया था ये भारत? तो ये मसालों का व्यापार के लिए भारत आया था। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि भारत की खोज किसने की है, तो वास्को डी गामा आपको बताना है। कब की? तो 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है गुरु नानक देव ने, ऑप्शन बी कह रहा है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेज बहादुर सिंह। तो सही जवाब क्या जाएगा बेटा यहाँ पर? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे ये। कौन से? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की? 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किस दिन? तो बैसाखी के दिन की थी। अब यहाँ से बेटा शुरू होता है आपका जियोग्राफी का पोर्शन। पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी का, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ठीक है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? क्या वो आपका शुक्र है, मंगल है, बुध है, या फिर बृहस्पति है? तो देखिए, ये शुक्र आपका जैसे यहाँ पर होता है। ठीक है, ये शुक्र है। तो इसके जो इस साइड हैं सब 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने ग्रह आपके हैं? तो 8 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकट पहुंचता है तो आप किसको लगाएंगे? बुध को लगाएंगे। ठीक है, सूर्य का सबसे निकट जो है ये बुध ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। अगर आपसे पूछते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति है। सबसे लाल ग्रह तो मंगल होगा। नीला ग्रह पृथ्वी होगा। पृथ्वी की बहन कौन होगी? शुक्र होगी। चमकता हुआ तारा कौन होगा? शुक्र होगा। भोर का तारा कौन होगा? शुक्र होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा आप। देखिए 17 नंबर बेटा क्वेश्चन है। 17 नंबर का है, जब पृथ्वी सूर्य के और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? देखिए, आपका जो सूर्य होता है यह हमेशा क्या होता है? हमेशा निश्चित होता है। और यहाँ पर अदला बदली इधर होती है, कभी पृथ्वी आता है बीच में तो कभी आपका जो है चांद आता है बीच में। तो यहाँ पर कहा है जब सूर्य के, यानी कि सूर्य ये हो गया, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, यानी कि चंद्रमा आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए? पृथ्वी हो जाए। कौन सा? पृथ्वी हो जाए। तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं क्या बता रहा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्या लगेगा यहाँ पर? चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होगी ये यहीं से टकरा के पृथ्वी पर मतलब चांद तक नहीं पहुँचेगी। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, ठीक है, तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे क्या रहता है? सूर्य हमेशा स्थित रहता है ना, आपका चंद्रमा और पृथ्वी इधर उधर होता है। और यहाँ पर जब कभी चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, और यहाँ हो जाए पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। ठीक है, तो क्या लगेगा फिर लगेगा बेटा आपका सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, जिस कारण आपका चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो फिर सूर्य ग्रहण लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य हमेशा आपका निश्चित होता है, बदलते ये दोनों आपस में हैं। जब यहाँ पर चंद्रमा आएगा
ठीक है, तो सूर्य ग्रहण लगेगा। जब बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। कन्फ्यूजन नहीं पालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को, या फिर 1 दिसंबर को? तो सही जवाब इसमें क्या जाएगा बेटा? सही जवाब जाएगा आपको विश्व ओजोन दिवस पूछा है तो सही जवाब जाएगा आपका 16 सितंबर। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 1 जून को एड्स दिवस और 22 अप्रैल को मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन को पूछता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला वन कौन सा है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा है, तो आपका मासिनराम है, आपसे पूछा है। और कहाँ पर है, कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कहाँ पर है, तो मेघालय में है। कहाँ पर? तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ये स्थित है। और किन पहाड़ियों पर? क्या गारो, गारो की खांसी की जयंतियाँ, या फिर आपका पटकाई बूम पर? तो कहाँ पर ये, किस पहाड़ियों पर स्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब बेटा हो जाएगा इसका कौन सा? खासी। ठीक है, खासी, खासी पहाड़ियों पर स्थित है। सबसे अधिक वर्षा वाला वन मासिनराम मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित है। और यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है विश्व में भी। नेक्स्ट है आपका रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी कि रेगुर सॉइल किसे कहा जाता है? तो क्या लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, और काली मिट्टी को, या फिर लेटेराइट मिट्टी को? तो रेगुर मिट्टी की बात आई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह कपास की खेती के लिए सर्वोच्च उपयोगी होती है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? तो रबी फसल यानी कि जो धूप में कटती हो। ठीक है, तो इसमें क्या चावल हो जाएगा, मक्का, गेहूँ, कपास? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा क्या रबी फसल के बारे में? ये गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, जो गेहूँ है, रबी फसलें सर्दियों यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, और इधर कटती कब हैं? तो ये होली के बाद का महीना जो अप्रैल आता है, अप्रैल में ये लगभग कटती हैं। ठीक है, और जो खरीफ फसल होती हैं ये आपका चावल, चावल हो गया, मक्का हो गया, और आपका अ, ये चावल और मक्का क्या होते हैं? खरीफ फसलें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्या क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, या फिर वायुमंडल में? ठीक है, तो सबसे सॉरी ओजोन, जो ओजोन परत होती है किस वायुमंडल में पाई जाती है, आपको ये बताना है ना। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है आपका ओजोन परत पाई जाती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सरहदी को किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाटी के नाम से, पश्चिमी घाटी के नाम से, या अरावली के, या फिर हिमालय के? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सरहदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की लंबी नदी यानी भारत के भीतर जो है, तो क्या आपका गोदावरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या फिर आपको ये नर्मदा है? ठीक है, तो जो भारत के अंदर पूछा है तो सही जवाब क्या जाएगा बेटा? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा है भारत के भीतर सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 2525 किलोमीटर। जो बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या कावेरी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, या फिर ताप्ती हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। सही जवाब इसका जाएगा बेटा ऑप्शन बी यानी कि महानदी। कौन सा? ऑप्शन बी यानी कि महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांध में से एक है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक भाग क्रोड का निर्माण मुख्य रूप से किन तत्वों से बना हुआ है? तो क्या सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है,
या फिर सिलिका और मैग्नीशियम, या फिर लोहा और निकिल, या फिर आपका ऑप्शन डी कह रहा है कि लोहा और तांबा। तो सही जवाब 26 का क्या जाएगा बेटा? 26 का सही ऑप्शन जाएगा लोहा और निकिल। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोल जो कोर्ड है, क्रोड, निकिल यानी कि एनआई और फेरस यानी कि लोहा Fe से बना है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका? लोहा और निकिल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या भारत? तो सही जवाब बेटा यहाँ पर जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व के सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो विटिकल्चर का जो संबंध है वो किससे है? क्या मछली पालन से है, रेशम उत्पादन से है, अंगूर की खेती से, या फिर आपका सब्जियों की खेती से है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? अंगूर की खेती। अंगूर की खेती यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो क्या भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और मालदीव के मध्य है, या फिर आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य है? तो देखिए जो पाक डमरू है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के, जिसमें भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच ये स्थित है, इसलिए इसको भारत और श्रीलंका के मध्य माना जाता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन है? तो रेड क्लिफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमने अभी जब ग्रह वाला क्वेश्चन आया था कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो उसमें हमने आपको बताया था कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक, सॉरी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या शनि है, बृहस्पति है, वरुण है, या फिर अरुण है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है यानी सूर्य के सबसे दूर? तो ये आपका वरुण हो जाएगा। ठीक है, और ये बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाग थर्ड यानी कि सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन यानी कि आपका पॉलिटी और आपका सिविक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान है ये कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? क्या 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, या 26 जनवरी 1950, या फिर 30 जनवरी 1948? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949, इसलिए संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बनकर 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ 1950 को 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को किस देश की जो है संविधान से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो किससे ली गई? क्या आपका अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, या फिर आयरलैंड से? तो कहाँ से ली गई हैं ये? तो ये ली गई USSR यानी कि रूस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रूस से ली गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा इसको जो है फंडामेंटल राइट्स को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से प्रेरित हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 16, 17, 18 या 23? तो सही जवाब इसमें क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा बेटा अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? यानी वर्तमान प्रावधान के अनुसार जो है लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? क्या 545, 550, 552 या 560? तो सही जवाब बेटा यहाँ पे क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका टोटल जो होती हैं ये 550 है टोटल। ठीक है, 550 हैं। 104वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन सीटों को हटा दिया गया है। अब अधिकतम जो संख्या है वो 550 टोटल है, जिसमें से 530,
530 राज्य प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जो 530 हैं ये टोटल आपके जो राज्य हैं 28 राज्य वहाँ से लिए गए हैं, और 20 सीटें कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकती हैं। टोटल 550 हैं। इलेक्शन कितने पर होता है, तो 543 लगभग आप सुनते हैं, कितना, 543 पर, ठीक है। लेकिन जो कुल पूछा है तो 550 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति से की गई है, तो को अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, या फिर सरकारीय आयोग समिति से। तो जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है बेटा, ये जो है बलवंत राय मेहता यानी कि ऑप्शन बी के साथ आप करेक्ट मानेंगे इसको। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए तीनों के लिए एक ही आयु वर्ग होता है, यानी कि 35 वर्ष। तो आप तीनों को याद रखिएगा, कौन कौन, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो, या फिर आपका हो उप राज्यपाल, कौन, उप राज्यपाल, ठीक है। तो इन तीनों के लिए कितनी आयु वर्ग होनी चाहिए, 35 वर्ष। बाकी जो होनी चाहिए, जैसे आपका जो है विधानसभा लड़े या लोकसभा का इलेक्शन लड़े, तो आपके 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है, जो शिक्षा है वो किस सूची में रखा गया है, तो क्या संघ सूची में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है, या अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। तो सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपका जो रखा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से, 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। कब, 1976 में 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। पहले जो था ये राज्य सूची का हुआ करता था, शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, क्या राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो सही जवाब बेटा यहाँ पर क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। यह जनहित याचिका यानी कि PIL का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाकर गरीबों और वंचित वर्गों, सॉरी ये देखिए, वो जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 64 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जनहित याचिका PIL का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए कह रहा है कि गरीबों तक न्याय पहुंचाना, ऑप्शन बी सरकार का विरोध करना, ऑप्शन सी वकीलों की कमाई बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है अदालत में भीड़ बढ़ाना। तो PIL का मुख्य उद्देश्य होता है गरीबों तक न्याय पहुंचाना, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचन सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम जो होता है उसके निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है, तो क्या मेयर कहा जाता है, या फिर आयुक्त, या फिर पार्षद, या फिर आपका विधायक। तो सही जवाब क्या बेटा जाएगा यहाँ पर, जाएगा यहाँ पर आपका मेयर। सॉरी, जो नगर निगम के आपके निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाएगा, देखिए जो नगर निगम का निर्वाचित सदस्य होगा उसे क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है इसको पार्षद, ठीक है, पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के वार्डों के से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को पार्षद या काउंसलर कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका है, एक मिनट रुकिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, यानी समानता का अधिकार एक कौन सा बचा है। अब समानता का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, या फिर नीति निर्देशक तत्व है, या फिर कानूनी अधिकार है, फिर मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा बेटा मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया है, ठीक, कौन से कौन, तो 14 से 18 अनुच्छेद तक, ठीक है। नेक्स्ट है मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन
सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? तो क्या केरल में शुरू हुआ, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, या फिर आपका ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ का माना जाता है? तो मीडिया को जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ होगा? क्या पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो सही जवाब इसमें जाएगा आपका चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो क्या 18 भाषाएं, 22 भाषाएं, 24 भाषाएं, 25 भाषाएं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 22 भाषाओं को, 22 भाषाएं ली गई हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं आपकी। ठीक है। 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, ए भाग 5। तो किस में है? ठीक है। तो यह है भाग 4 में। ठीक, नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होती है पैडागोजी। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जो सामाजिक विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मकता को समझना, ठीक है, समझना, विकसित करना होता है। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन ए दे रहा है कि पाठ्य सामग्री को याद कराना? तो नहीं, पाठ्य सामग्री को याद कराना नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। जो आपका एसएसटी पढ़ाया जाता है वो किस लिए पढ़ाया जाता है? तो छात्रों में आलोचनात्मक समझ यानी कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को आज्ञाकारी बनाना नहीं होगा, छात्रों को उच्च अंक प्राप्त करना नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप का महत्व क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर कोई मनोरंजन या कुछ नहीं होता है, सीधा आप बताएंगे कि यह करके सीखने और प्रत्यक्ष अनुभव को बढ़ावा देता है। यानी कि जो किताबों में आपने पढ़ाया है, किताब की सहायता से जो लेसन को आपने पढ़ाया है उसको वास्तविक रूप से उनका अनुभव यानी प्रत्यक्ष अनुभव दिलाना होता है आपका भ्रमण विधि। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में लैंगिक समानता को कैसे सिखाएंगे? तो लैंगिक समानता कैसे सिखाएंगे? लड़कों को विशेष अधिकार देकर? तो नहीं, लड़कों को विशेष अधिकार देकर नहीं। सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? सही जवाब जाएगा ऐसे उदाहरण देकर जो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को तोड़ते हो। यानी कि महिला जो है जो लोको पायलट हो, ठीक है, या फिर डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, और पुरुषों को घर के काम आदि संभालने के लिए बताया जाए। तो ऐसा उदाहरण देना लैंगिक समानता को सिखाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो क्या आपका किसी व्यक्ति की डायरी, उस समय के सिक्के, इतिहास की पाठ्यपुस्तक, या फिर पुराना पत्र? तो यहाँ पर जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा आपका, जो प्राथमिक स्रोत नहीं है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इतिहास की पाठ्यपुस्तक। डायरी हो गया, पुराने डायरी, सिक्के और पुराने पत्र प्राथमिक स्रोत हैं क्योंकि वे उसी समय के हैं। पाठ्यपुस्तक एक द्वितीय स्रोत है क्योंकि इसे बाद में भी लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर गौड़ पूछे या प्राथमिक पूछे तो प्राथमिक में आपका किसी की डायरी हो जाएगी, सिक्के हो जाएंगे उस समय का, और पुराना पत्र हो जाएगा। लेकिन इतिहास जो हो जाएगा ये सेकेंडरी है। ठीक है। गौड़ प्राइमरी में ये तीन हो जाएंगे, लेकिन गौड़ या द्वितीय में ये जाएगा। नेक्स्ट है आगमनात्मक विधि। ठीक है। आगमनात्मक विधि में शिक्षण किस ओर बढ़ता है? किससे किस ओर के लिए बढ़ता है? क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ेगा, नियम से उदाहरण, या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेगा? तो आगमनात्मक विधि में क्या होता है बेटा? ये उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, उदाहरण से सामान्य की ओर। ठीक है। यानी कि उदाहरण से नियम की ओर इसमें बढ़ा जाता है आगमन विधि में। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में मूलतः मुख्य उद्देश्य जो मूल्यांकन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इवैल्यूएशन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को फेल पास करना? तो नहीं, छात्रों को फेल पास करना नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है छात्रों की कमजोरियों को उजागर करना? तो नहीं, छात्रों की कमजोरियों को उजागर करना मूल्यांकन नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और छात्र की प्रगति को समझना। तो हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इस प्रत्यय बढ़ाना नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 52 नंबर, कह रहा है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाते समय सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा। तो क्या व्याख्यान विधि होगी या व्याख्या देना, तो नहीं, व्याख्या देना नहीं होगा। छात्रों के स्वयं के अनुभव और परिवेश के उदाहरणों को उपयोग करना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। सहकारी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तिगत कार्य देना, तो व्यक्तिगत कार्य देना तो सहकारी कहाँ से हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो गया पहला। दूसरा, छात्रों को समूह परियोजनात्मक कार्यों में शामिल करना, परियोजनाओं में शामिल करना, तो यहाँ ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 53 का आपका बी आपका सही हो जाएगा। सहकारी अधिगम का अर्थ है मिलजुल कर सीखना, जो कार्य को सबसे अच्छा कार्य जो कार्य समूह कार्य को सबसे अच्छा होता है, यानी इस बच्चे का इसमें समाजीकरण भी होगा, सहयोगात्मक की भावना भी उत्पन्न होगी, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, कह रहा है कि कक्षा में मानचित्र का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कक्षा को सुंदर बना, तो नहीं, वह यह छात्रों के स्थान, दिशा और दूरी सापेक्षता सापेक्ष विकसित करता है, सापेक्ष समझ को क्या करता है, विकसित करता है, किसके स्थान, दूरी और दिशा, ठीक है, इनके सापेक्ष क्या करता है, जो समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक कक्षा का क्या विशेषता है, तो लोकतांत्रिक जो कक्षा होती है इसमें छात्रों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए कर है किसी विशेष स्थिति का समस्या का गहराई से अध्ययन करना, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में कहा है रटना, और सी में कह रहा है समय बर्बाद करना, डी में कह रहा है सामान्यीकरण, तो कुछ नहीं होगा। केस स्टडी का मतलब क्या होता है बेटा, तो केस स्टडी क्या होती है, किसी विशेष स्थिति या समस्या की गहराई से अध्ययन करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केस स्टडी किसी एक घटना, व्यक्ति या परिस्थिति का विस्तृत और गहन अध्ययन करने की विधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो ये सुगमकर्ता, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान का दाता नहीं बल्कि ज्ञान निर्माण में मदद करने वाला सुगमकर्ता या सहयोगकर्ता, आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिससे बच्चे अपने अनुभव को व्यक्त कर सकें, अपने प्रश्नों को पूछ सकें, अपनी जानकारी ले सकें, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यस्त रखना, या फिर व्यवहारिक ज्ञान और टीम वर्क को बढ़ावा देना, या स्कूल का काम घर पर कराना, या फिर अभिभावकों को खुश करना, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान और टीम वर्क को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रोजेक्ट कौन सा था ये, हाँ प्रोजेक्ट कार्य, तो प्रोजेक्ट कार्य जो है किताबी ज्ञान को अलग जीवन में लागू करने और टीम के काम को करने का मौका देना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, तो शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। जब सीसीई का है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो सीधा आप ये विकल्प हमेशा ढूंढिएगा, ठीक है, शैक्षिक और शैक्षिक वाला, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान में ग्लोब का उपयोग सबसे अच्छा कब होता है, तो इसमें सबसे अच्छा क्या इतिहास पढ़ा, ऑप्शन ए कह रहा है दिन रात के उदाहरणों को समझने के लिए, ऑप्शन बी इतिहास पढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी केवल महासागर दिखाने के लिए, ऑप्शन डी कक्षा की सजावट के लिए, तो यहाँ पर जो सटीक आंसर जाएगा बेटा वो क्या जाएगा, दिन और रात की अवधारणा समझने के लिए, ठीक है, ग्लोब का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है जिसे घुमाकर दिन रात पृथ्वी का घूर्णन और अक्षांश देशांतर सबसे बेहतरीन तरीके से समझाए जा सकते हैं। तो ये थे टोटल आपके एसएसटी के 60 प्रश्न। अब आपने कितने सही उत्तर दिए हैं वो कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी, जो हमने व्याख्या की वो पसंद आई नहीं आई, वीडियो में क्या कमियां रहीं, आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।